हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया एवोल्यूशन, इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने बताया है ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे होती है। ठीक है, जितने साइंटिस्ट इसमें कंट्रीब्यूट किए थे, जिन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में हमारा अर्थ कैसा रहा होगा, कैसे पहली बार लाइफ आई, तो हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। साथ में देखा है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी, इसको पूरा कंप्लीट किया है। क्या क्या एविडेंसेस थे इवोल्यूशन के, वो सब कंप्लीट किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, मैं न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, आप लोग भी नई एनसीईआरटी को ही पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन? एडाप्टिव रेडिएशन होता क्या है? ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, जो चार्ल्स डार्विन थे, ये कहाँ गए थे? समुद्री यात्रा पे गए थे। कौन से आइलैंड गए थे? ये आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, गैलापागोस आइलैंड। ठीक, देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। वहाँ पे उस आइलैंड पे उन्होंने देखा कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है क्रिएचर्स की। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिली। ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज हिम। ठीक है, एक छोटी सी ब्लैक कलर की बर्ड्स थी, छोटे छोटे बर्ड्स थी, जो बाद में कहा गया डार्विन फिंचेस। इनको बहुत ज़्यादा बोल सकते सरप्राइज कर दिया डार्विन को। ये जो छोटी छोटी ब्लैक बर्ड्स थी ना, डार्विन को एकदम बोल सकते हैं सरप्राइज कर दी। अब कैसे सरप्राइज की? अब देखिए, ही रियलाइज दैट देयर वेयर मेनी वैरायटी ऑफ फिंचेस इन दिस सेम आइलैंड। ठीक है, जो ब्लैक बर्ड्स थी, एक ही आइलैंड पे बहुत ढेर सारी वैरायटीज देखने को मिली डार्विन पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ऑल दी वैरायटीज ही कॉन्ज्यूर्ड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। जितनी भी जो डिफरेंट टाइप की वैरायटीज आई थी, ये जो ब्लैक बर्ड्स की, ये अपने आप से आई होंगी, खुद से इवॉल्व होंगी, ऐसा डार्विन सोच रहे थे, उनका एक अनुमान था। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड eating feature, many other forms that alter the beak arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। ठीक है, जो इनकी ओरिजिनल हम बोल सकते हैं कि जो बर्ड होगी, वो क्या खा रही होगी? वो सीड खाती होगी, सीड ईटिंग बर्ड थी। लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, जो बर्ड है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने आप को क्या सेटल कर दी। कुछ फ्रूट खा रहे होंगे, कुछ कैक्टस खा रहे होंगे, ठीक है, कुछ हम बोल सकते हैं कि इंसेक्ट्स खा रहे होंगे। तो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं फीडिंग जगह पे अपने आप को बदल ली। तो ये बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल बर्ड रही होंगी, वो क्या खाती थी? सीड खाती थी। लेकिन यही फिंचेस खुद को इवॉल्व कर ली, और ज़्यादा बोल सकते हैं चेंजेस कर ली, जिसकी वजह से कुछ कैक्टस खा रही हैं, कुछ फ्रूट्स खा रही हैं, ठीक है, कुछ हम बोल सकते हैं सीड्स खा रही हैं, कुछ इंसेक्ट्स खा रही हैं। तो हर डिफरेंट डिफरेंट इनका बोल सकते हैं फीडिंग चीज़ें चेंज हो गई। अब आगे देखते हैं। This process of evolution of different species in given geographical area, starting from a point and literally radiating to the other area of geographical हैबिटेट, इसे कहते हैं एडॉप्टिक रेडिएशन। एडॉप्टिक रेडिएशन क्या है कि एक ही जगह है, यहाँ पे स्पीसीज ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट अपने हैबिटेट को अपना लिया है। ठीक है, एक ही जगह से ओरिजिन हुई है, बट इनका कुछ जैसे मान लीजिए हमने बात किया है कि डार्विन की फिंचेस की बात की, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स की बात की, तो कुछ ने सीड खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने एनिमल्स को खाना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है, कुछ ने इंसेक्ट्स खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने कैक्टस खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने फ्रूट खाना, कुछ की जो बीक थी, जो चोंच थी, वो बड़ी हो गई, शार्प हो गई। तो हमने देखा कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पे जो स्पीसीज है या जो बर्ड्स हैं, हम किसी को भी ले सकते हो, एनिमल है, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपना आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्प्रेड कर लिए हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडॉप्टिक रेडिएशन। इसका एग्जांपल देखिए दिया है कि डार्विन फिशेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला। दो एग्जांपल है एडॉप्टिक रेडिएशन की, एक ही जगह रह के लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, उनके फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम डार्विन फिंचेस की बात करते हैं आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे, वहां पे क्या हो, उनके ओरिजिन तो सेम रहे होंगे, एंसेस्टर सेम रहे होंगे, बट फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सबके पास बीक है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। कोई इंसेक्ट खा रहा है, कोई सीड खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, ठीक है, कोई कैक्टस खा रहा है, सबका अलग अलग काम हो गया। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे कुछ मोर्सोफिला पाए जाते हैं, इनकी क्या है, एंसेस्टर सेम है, बट इनके भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो एक ही आइलैंड पे रह के कॉमन एंसेस्टर होने के बावजूद भी ये अपना काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं एडॉप्टिक रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे दिए वैरायटी ऑफ द पीक ऑफ द फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी क्या रहेंगी, ब्लैक बर्ड्स होंगी, जिनको बाद में कहा गया डार्विन फिंचेस। ठीक है, इनकी देखिए पीक कैसी है, इनकी और छोटी, इनकी और छोटी, इनकी और छोटी, मतलब कि इनका फंक्शन अलग होने की वजह से जो इनकी चोंच है, जो इनकी पीक है, ये क्या है, बीक सबका अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ नंबर ऑफ मोर्सोफिला ईच डिफरेंट फ्रॉम other evolved from the ancestor stock but all within the
ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे मोर्सोफिला आपको देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्टिनेंट है वहाँ ऑस्ट्रेलिया के हैं सब, ठीक है। इनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, बट ये क्या किए, अपने अपने डिफरेंट फंक्शन की वजह से ये स्प्रेड हो गए। एक ही जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया में ही है, लेकिन इनके फंक्शन अलग है, तो ये अलग अलग जगह पे हो गए। मीन्स एक ही आइलैंड पे रह के ये दूसरी जगह पे अपने आप को स्प्रेड कर लिए कि कॉन्टिनेंट पे रह के, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एडॉप्टिक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिक रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, वन वी कॉल दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर एक ही आइलैंड है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, अगर इस पे क्या हो, यहाँ पे मोर्सोफिला भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला, और यहाँ पे प्लासेंटल मैमल भी हैं, दोनों रह रहे हैं एक साथ, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इनके जो फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला की बात करेंगे तो ये इनके ओरिजिन या फुट बोल सकते हैं, इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, ठीक, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है, तो ये अपने आप को स्प्रेड कर लिए पूरे कॉन्टिनेंट पे, कहीं और जगह रहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को यहाँ पे दिखा रहे, अपने लोगों के बीच में दिखा रहे कि ये क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। लेकिन अगर सेम, हम बोल सकते हैं सेम ऑस्ट्रेलिया में ही, या फिर बोल सकते सेम कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, अगर ये मोर्सोफिला है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला, इसके अलावा अगर हम प्लासेंटल मैमल की बात करते हैं, ये भी वहाँ रहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही, तो दोनों एक दूसरे से क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इनके भी एंसेस्टर डिफरेंट है, इनके भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम होने की वजह से ये क्या दिखाएंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लासेंटल मैमल इन द ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एग्जिबिट एडॉप्टिक रेडिएशन इन्वॉल्विंग इनटू द वैरायटी ऑफ सच प्लासेंटल मैमल, ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग मोर्सोफिला। एग्जाम्पल है प्लासेंटल वुल्फ एंड टस्मेनिया वुल्फ मोर्सोफिला, ठीक है। अगर एक ही जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया में दोनों है, चाहे कि प्लासेंटल हो गया चाहे ऑस्ट्रेलियल हो गए, दोनों एक दूसरे से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है किसका, जो टस्मेनिया है, ये टाइगर, और इसका देखिए बॉमकैट का है, सब एक दूसरे के क्या हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सब एक दूसरे को सिमिलरिटी दिखाएंगे। जैसे ये वाला फिगर देखिए, ये क्या, एडॉप्टिक रेडिएशन ऑफ मोर्सोफिला ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एडॉप्टिक रेडिएशन देखने को मिल रहा है कि एक ही कॉन्टिनेंट में, अगर हम मोर्सोफिला की बात कर रहे हैं कि इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, कोई यहाँ पे देखिए मोर्सोफिला मोल हो गया, कोई शुगर ग्लैंडर हो गया, टस्मेनिया वुल्फ, मतलब यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनिमल्स बने, ठीक। अब ये एक दूसरे के लिए क्या होंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होंगे, ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया गया प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला के बीच में। अगर हम प्लासेंटल मैमल अपने में ही देखेंगे तो कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, बट फंक्शन अलग होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, सेम इनके एंसेस्टर रहे होंगे, इनके बीच की बात कर रही हूँ, और इनके क्या होंगे, ये फंक्शन अलग होंगे, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। लेकिन अगर हम एक ही कॉन्टिनेंट पे बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वहां पे प्लासेंटल मैमल भी सर्वाइव कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला भी रह रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन। जैसे मोल होगा तो मोर्सोफिला मोल होगा, इन दोनों का फंक्शन एक जैसे होगा। एंट ईटर हो गया, नंबेट एंट ईटर हो गया, माउस हो गया, मोर्सोफिला माउस हो गया, लेमुर हो गया, स्पॉटस कस्कस हो गया, फ्लाइंग स्क्वेरल हो गया, फ्लाइंग फ्रेंजल हो गया, बॉम कैट, टस्मेनिया कैट टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, टस्मेनिया वुल्फ, एक दूसरे के लिए क्या होंगे, इनका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये जो बोल सकते हैं, ये जो एनिमल प्लासेंटल मैमल में जो काम कर रहा है, ये सेम, इसका जो फंक्शन है ये रिसेंबल करेगा ऑस्ट्रेलियन मोर्सोफिला में, स्पॉटेड कस्कस, मतलब एक दूसरे के लिए क्या है, फंक्शनली क्या है, ये सेम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिख रहा है। एंसेस्टर डिफरेंट होने की वजह से सेम ही कॉन्टिनेंट पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन फंक्शन सेम हो रहा है, इस वजह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड विद इन Evolution by natural selection is a true sense would have started when several form of life with differences in metabolic capability originated on the earth। अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, नेचर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक सेलुलर फॉर्म, मीन्स एक सेल से, जो लाइफ एक सेल से स्टार्ट होकर कहाँ चली गई है, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म करके। अब देखिए डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी हमको अर्थ पे देखने को मिलती है। मतलब कि कहने का यही है कि नेचर यहाँ सेलेक्ट कर रहा है, एक सिंगल सेल रहा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई होंगी, जिसकी वजह से एक सेल से कई सारे सेल बने होंगे, मल्टी सेलर हुआ होगा, जिसकी वजह से आगे चल के ऑर्गेनिज्म बने होंगे, ठीक है।
द इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो डार्विन है, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी है, उनका नाम है, उस थ्योरी का नाम इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरी दी है उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा, चाहे जिस पॉपुलेशन के लोग होंगे, नेचर जिनको सिलेक्ट करेगा, जो फिटेस्ट है, जो अपने जैसे बच्चा पैदा करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे उस स्पीसीज के, वही रहेगा। ठीक है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। जो अपीयरेंस होगा नई लाइफ फॉर्म का, वो किससे लिंक होगा? लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन से। ठीक है, जिसकी लाइफ जितनी छोटी होगी, जिसका लाइफ स्पैन जितना कम होगा, उतने जल्दी जल्दी वो क्या करेंगे? अपने आप को रिप्लिकेट करेंगे, उतने जल्दी उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है, माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियन ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द आवर्स। ठीक है, जो माइक्रोब्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो गए या फिर हम किसी भी माइक्रोब्स की बात करते हैं, कि वो कुछ ही घंटों में अपने आप को क्या कर लेते हैं? रिप्लिकेट कर लेते हैं या फिर डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन घंटों में क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट। ठीक है, एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, जिसको हम ए बोल रहे हैं, इसमें क्या है? इन बैक्टीरिया को हम बाहर से हम क्या बोल रहे हैं कि खाना उनको दे रहे हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करें जिससे क्या करे? जल्दी ग्रो करे, डिवाइड करे अपने आप को और घंटों भर में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए चेंज इन द मीडियम ऑफ कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बी से दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। अगर हमने क्या किया, जो मीडियम था, जो कंपोजिशन था, हम उसको चेंज कर दे रहे हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे नए मीडियम में, लेकिन कुछ होंगे जो सर्वाइव कर देंगे। जो सर्वाइव करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, बी वाली कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ए कैटेगरी में क्या हमने उसको नॉर्मली क्या दिया? उसको खाना पानी दे दिया, वो खाना खाए, अपना रिप्रोडक्शन करे और अपने जैसे और ढेर सारी स्पीसीज को आगे बढ़ाएं, पॉपुलेशन बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन अचानक हमने क्या किया? जो खाना दे रहे हैं, जो हम मीडियम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं लैब में, उसमें क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और कुछ जो सर्वाइव कर जाएंगे, जो जिनके अंदर वेरिएशन आ जाएगा, उसे हम कह रहे हैं कि हम बी कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउट ग्रो द अदर एंड अपीयर न्यू स्पीसीज। कुछ ही समय बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि जो बी वाले कैटेगरी में हमने जिसको रखा है, जिसके अंदर वेरिएशन आ गया, जब हमने मीडियम को चेंज किया है, तो हम देखेंगे कि उसकी जो पॉपुलेशन होगी उसकी भी बढ़ेगी, लेकिन अब यहाँ पे एक नई टाइप की स्पीसीज बनेगी। ठीक है, पहले नॉर्मली बैक्टीरिया था, हमने उसको बस नॉर्मली उसको जो भी ग्रोथ के लिए मीडियम था हमने उसको दिया, कोई चेंजेस नहीं। अचानक हमने मीडियम में ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मर गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बच गई, जिनके अंदर क्या था? थोड़ा सा वेरिएशन था, थोड़ा सा उनके अंदर बोल सकते रेजिस्टेंट था उस पूरा मीडियम में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जो बी वाले कैटेगरी में है, जो सर्वाइव कर गए। ठीक है, जब इतना खराब मीडियम आया, मीन्स हमने जो बाहर से मीडियम दिए उसमें हमने कुछ चेंज कर दिया कंपोजिशन में, उसके बावजूद भी वो सर्वाइव कर गए, उसे हम बोलेंगे वायरेंट वाले ग्रो। ठीक है, अब ये जब आगे ग्रो करेंगे, ठीक है, जो वायरेंट पॉपुलेशन होंगे आगे ग्रो करेंगे, तो इनकी जो स्पीसीज है वो अलग बन गई। अब आगे देखते हैं। दिस वुड हैपन विद इन अ डे। ये एक दिन में नहीं होगा, ये कुछ दिनों में हमको देखने को मिलेगा कि जब उसने सर्वाइव किया, पहले तो सर्वाइव करेगा, कोई भी स्पीसीज क्या करेगा? पहले खुद सर्वाइव करेगा, फिर अपना पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? सर्वाइव किया ये बी वाली जो कैटेगरी में बैक्टीरिया हैं, फिर 2-3 दिन के अंदर या कुछ ही दिनों में देखा कि अपने जैसे जब पॉपुलेशन जो बढ़ा रहे हैं, अब उनकी स्पीसीज क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, For the same thing to be happen in the fish and fowl would be take a million of year as the life span of these animal are the year। ऐसे ही कभी हुआ होगा, जो फिशेज हैं, जो बर्ड्स हैं, उनमें भी मिलियन ऑफ ईयर लगा होगा ऐसा होने में, उनमें भी चेंज होने में, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन वो ज़्यादा। बैक्टीरिया की लाइफ स्पैन क्या है? बहुत कम है। ठीक है, हर 18 मिनट, अगर हम ई कोलाई की बात करते हैं तो हर 18 मिनट में जनरली वो क्या करती है? 1 से 2 बन जाती है। ठीक, तो इसका लाइफ स्पैन हम मान सकते हैं 20 मिनट्स का है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े एनिमल की बात करते हैं, चाहे बर्ड हो गया, फिश हो गया, तो इनका कई सालों तक रहता है। तो इनमें अगर इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा वेरिएशन, अगर इसकी स्पीसीज में अगर कुछ चेंजेस रहा होगा इन्वायरमेंट में, तो अपनी स्पीसीज में वेरिएंट लाने की अगर कोशिश किए होंगे तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर लग गया होगा ये काम करने में। आगे देखते हैं। Here we can say that the fittest of B is better than A under the new condition। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो B वाला कैटेगरी है, जिसमें ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर रेजिस्टेंट आ गया है, ठीक है, उस मीडियम के अगेंस्ट जो हमने चेंज करके दिया है, तो वो अच्छे से ज़्यादा सर्वाइव करेगा एज कम्पेयर टू A वाले न्यू कंडीशन में। ठीक है, नेचर सिलेक्ट फॉर द फिटेस्ट। नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो फिट है, ठीक है, जिसके अंदर रेजिस्टेंट है। अगर हम नेचर में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, वही स्पीसीज क्या करेगी? सर्वाइव करेगी जो फिटेस्ट है, जो अपने आप को फिट रखेगी।
वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल द फिटेस्ट इज बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिए कि फिटेस्ट का जो मतलब है कि कोई चीज़ जो है इनहेरिट हो रही है। अगर पहले बैक्टीरिया बी वाले क्या करेंगे, अपने आप को रेजिस्टेंट बनाएंगे, ठीक है, उस जो नया कंडीशन दिया गया है, ठीक है, बी वाले। फिर जब उनके जैसे और भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनके और भी बच्चे होंगे, तो उनमें क्या होगा, वो सारे जो वेरिएशन वाले बोल सकते हैं जीन है, जो वेरिएंट आया है स्पीसीज, अब वो आगे चल के जो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेंगे उनके अंदर भी वो वेरिएंट वाली कैपेसिटी रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि फिटेस्ट का मतलब ये है कि वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो क्या करती है, उस फिटेस्ट वाले जो स्पीसीज के लोग हैं उनसे जाती है उनके बच्चों में। तो ये क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेड है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है। Hence there must be genetic basis for getting selected and involved। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जेनेटिक बेसिस है कि इनहेरिट हो रहा है, पॉपुलेशन में एक से दूसरे में जा रहा है, तभी पॉपुलेशन आगे चल के सर्वाइव कर रही है। ठीक है, इसी वजह से इवोल्यूशन हुआ। Another way of saying that same thing is that some organisms are better adapted to survive an otherwise hostile environment। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए उस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में। एडॉप्टिक एबिलिटी क्या है, इज इनहेरिटेड। जो एडॉप्टिक एबिलिटी है, ठीक है, कोई चीज़ अगर एडॉप्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट कर लिया, मतलब कि बहुत खराब कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन एडॉप्ट कर लिया, तो आगे जो उनका बच्चा होगा उनके अंदर भी वही सारी जो बोल सकते हैं कि जीन होंगे या फिर वही सेम कैपेसिटी रेजिस्टेंट की उनके बच्चे में होगी। वो कहीं ना कहीं जो एडॉप्टिक कैपेबिलिटी है या फिर एबिलिटी है, ये क्या है, इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, इट इज़ अ जेनेटिक बेसिस। ये जेनेटिक बेसिस है। अगर कोई स्पीसीज अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है कोई एडवर्स कंडीशन में, तो इसका मतलब है कि उसके जीन में भी क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो स्पीसीज बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हमने देखा था अभी बैक्टीरिया में, जब ए वाली कॉलोनी की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल मीडियम हमने दिया ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया को, इनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे हमने मीडियम को चेंज कर दिया, कुछ कंपोजिशन चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया की डेथ हो गई, कुछ बचे होंगे जो थोड़े रेजिस्टेंट होंगे। अब जो बी कैटेगरी में वही वाले बचे होंगे जिनके अंदर क्या हुआ कि एडवर्स कंडीशन में जीने की क्षमता है, ठीक है, सर्वाइबिलिटी करने की कैपेबिलिटी है, तो वो वाले बच्चे होंगे। जब ये आगे चल के अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन, जो इनकी प्रोजेनी होंगे, उनके अंदर भी ये वायलेंट वाले जीन देखने को मिलेंगे, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक, आगे चलते हैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। जो फिटनेस है ये एंड रिजल्ट है क्या करने की, अडॉप्ट करने की। कोई ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लिया इन्वायरमेंट या नेचर में, तो वो क्या करेगा, वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट होगा। ठीक है, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा कि तुम सर्वाइव करो और अपने जैसे और सारे बच्चे पैदा करो, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाओ। आगे देखते हैं। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने दो थ्योरी दी, इसे बोलते हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। पहला क्या था, ब्रांचिंग डिसेंट था, होमोलॉगी शो करेगा कि मीन्स कि इनके कॉमन एंसेस्टर क्या होंगे, सेम होंगे सबके। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जिनको सिलेक्ट करेगा वही पॉपुलेशन या वही स्पीसीज क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। तो इनका बोल सकते हैं दो जो की कॉन्सेप्ट था डार्विनियन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन का, वो था ब्रांचिंग डिसेंट था, दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। Even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said that the evolution of life form that had occurred but derived by use and disuse of organ। ठीक है, डार्विन से पहले एक और बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक नेचुरलिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच के थे, मीन्स फ्रांस के थे, और ये नेचुरलिस्ट थे, नेचर के बारे में इनको पढ़ना, घूमना, खाना पीना, मीन्स ये नेचर में रहते थे। ठीक है, इनका नाम था लैमार्क। इन्होंने डार्विन के पहले कहा कि जो इवोल्यूशन हुआ लाइफ का इस वजह से हुआ कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन का हमने इस्तेमाल किया वही आगे चल के हमें आगे वाले स्पीसीज में देखने को मिला, जिनका हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, अब वो आगे वाले बोल सकते हैं प्रोजेनी स्पीसीज में जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रेजेंट नहीं है। इनका यही था कि जिस ऑर्गन का यूज करेंगे उसी का इवोल्यूशन होगा, और जिनका यूज नहीं करेंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। He gave the example of giraffe who in the attempt to forage leaf on the tall tree had to adopt by elongation of their neck। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो जिराफ है उसकी जो लंबी ये नेक है, क्यों लंबा हुआ, क्योंकि वो जो नीचे भी प्लांट्स थे
ऊपर भी प्लांट्स थे और बड़े बड़े ट्रीज थे, उसने नीचे वाले प्लांट्स को खाना छोड़ दिया और उसने स्टार्ट किया जो बड़े बड़े ट्री के जो ब्रांचेस थे या लीव्स थे उनको खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो नेक था वो लंबा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यूज बता दिया कि नेक का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से जिराफ के जो बच्चे आगे हुए और जो फिर जिराफ की जो बोल सकते हैं पूरी जो आगे की जनरेशन होंगी उनकी सबकी नेक क्या होगी, लंबी होगी। उसने ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है। As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generation, giraffes slowly over the year come to the acquired long neck। ठीक है, उसने ये जो एक्वायर्ड करेक्टर है, एक्वायर्ड करेक्टर का मतलब ये है कि जो हम अपने लाइफ स्टाइल में गेन करते हैं, जो हमारी लाइफ स्पैन है या फिर जो अपने लाइफ स्टाइल से गेन करते हैं, ये एक्वायर्ड करेक्टर है। इनका मानना ये था कि जो जिराफ थे उनको छोटे छोटे श्रब्स खाना पसंद नहीं था, उसने बड़े बड़े ट्री के जो लीव्स थे उनको खाना पसंद किए, जिस वजह से उनकी जो नेक है वो लंबी हो गई। और ये एक्वायर्ड करेक्टर था, उसने अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्पैन में इसको पाया, जिसकी वजह से जो उसके आगे के जो बच्चे होंगे, फिर आगे की जो जनरेशन है, यही इनहेरिट हो गया, एक्वायर्ड करेक्टर ही इनहेरिट हो गया कि जो आगे के उनके बच्चे होने लगे उनमें क्या हुआ, लंबे लंबे नेक देखने को मिला। ठीक है, ऐसा उनका मानना था कि एक्वायर्ड करेक्टर क्या होता है, ये इनहेरिट होता है। ठीक है, प्रोजेनी में। ठीक है, कहाँ से, पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स इनका स्टार्ट किया, मान लीजिए जिराफ क्या खाना, लंबे उनका नेक हो गया, उसने बड़े बड़े ट्रीज के मतलब ब्रांचेस या फिर लीव्स खाने स्टार्ट कर दिए, तो अब जो उनके बच्चे होंगे उनमें भी नेक क्या होगा, लंबा होगा। ऐसा ये मानते थे। Nobody believed this conjecture anymore। इनके इस अनुमान को कोई भी नहीं मान रहा था। बात ही ऐसे की है, देखिए, इज एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। एवोल्यूशन क्या कोई प्रोसेस है या फिर ये रिजल्ट है किसी प्रोसेस का। द वर्ल्ड वी सी इनिमेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। जो हम संसार देखते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ये क्या है, एक सक्सेस स्टोरी है एवोल्यूशन की। ठीक है, When we describe the story of this world, we describe evolution as a process। जब हम इस संसार की कहानी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हम कहानी बताते हैं किसका, इवोल्यूशन का, कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसकी वजह से चीज़ें क्या हुई, चेंज हुई और अच्छे से इवॉल्व हुई। One on the other hand, when we describe the story of the life on the earth, we treat evolution as a consequence of process कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। जब हम बात करते हैं कि स्टोरी किसकी, लाइफ ऑन द अर्थ की, पहली बार किस तरीके से ओरिजिन हुई, लाइफ कैसे आया अर्थ पे, जब हम ये सारी कहानियों की बात करते हैं तो हम इवोल्यूशन को क्या मानते हैं कि ये नेचर ने सिलेक्ट किया है। इवोल्यूशन प्रोसेस तो है बट नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है, नेचर जिसे सिलेक्ट करेगा वही इवॉल्व होगा, तब जाके इवोल्यूशन होगा। ठीक, We are still not very clear whether to regard evolution and the natural selection as a processes or the end result of unknown processes। अभी तक हम पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं है कि एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर एक किसी भी अननोन प्रोसेस का एक रिजल्ट है। ठीक है, अभी तक हम नहीं जान पाए। डार्विन ने कहा कि एवोल्यूशन इस वजह से हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जिसे सिलेक्ट कर रहा है उसी स्पीसीज का पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर क्या हुआ, एवोल्यूशन देखने को मिला। ठीक है, अभी तक हम नहीं जान पाए कि कोई प्रोसेस है या नेचर जिसको सिलेक्ट करा उसकी वजह से, या फिर कोई अननोन प्रोसेस जो पहले हो चुका है, अभी तक किसी को नहीं पता है, उसका रिजल्ट है, ये अभी हमें नहीं पता। It is possible that work of the Thomas Malthus on the population influenced the Darwin। ठीक है, एक थॉमस मैथलस थे, ठीक है, इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर आर्टिकल लिखे थे उस टाइम, इससे क्या हुआ, डार्विन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। ठीक है, इनके आर्टिकल से। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टन ऑब्जर्वेशन विच इज फैक्चुअल। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन है इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई कि जो बातें को बोल सकते फैक्ट बातें की गई हैं इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लैक्चुएशन, मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक, इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज ये लिमिटेड हैं। ठीक है, अगर हम रहने के लिए जगह भी लिमिटेड है, खाने के लिए खाना भी लिमिटेड है, सारी चीज़ें लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन क्या करेगा, एक स्टेबली ग्रो करेगा, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, ग्रो करेगा तो बहुत स्टेबल रहेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो सीजनल फ्लैक्चुएशन हो रहा है उसको छोड़ के। ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर होंगे पॉपुलेशन के वो एक दूसरे से बोल सकते हैं डिफरेंट होंगे देखने में। पॉपुलेशन तो उन्हीं गिरेगी, जैसे हम ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करते हैं कि ह्यूमन में लड़की है या लड़का है, मैन है फीमेल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, पॉपुलेशन तो ह्यूमन की है
लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, सबका चेहरा किसी का अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो मतलब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे देखेंगे तो सब क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। जिसकी वजह से ये बोला गया कि कुछ तो ऐसा वेरिएशन है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर हम रिसोर्सेज भी लिमिटेड रख रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ है जो इनहेरिट हो रही है पॉपुलेशन में, उसमें जिसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। इन्होंने एक अनुमान लगाया कि वेरिएशन जैसी कोई चीज़ है कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं अपने माता पिता से भी क्या है, थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन देखने को मिल रहा है जो कि इनहेरिट हो रहा है कहाँ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और इसी तरीके से पॉपुलेशन में पूरी तरीके से इनहेरिट होगा, ठीक। द fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, that the fact can see in growing bacterial population, and the fact that population size is reality are limited means that there had been competition for the resources, ठीक है। क्या होगा कि अगर हमने जिस तरीके से बैक्टीरिया का देखा था, बैक्टीरिया में क्या था कि हमने लैब में बैक्टीरिया को ग्रो कराया, उसको अच्छे से मीडियम दे दिया, वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए, उसने क्या किया, खाया पिया और अपने आप को ग्रो किया, डिवाइड किया। मीन्स कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है। जब हम बोल सकते हैं कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनलिमिटेड हो जाए नेचुरल रिसोर्सेज तो क्या होगा, पॉपुलेशन अपने आप को जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और अपने जैसे और सारे ढेर सारे बोल सकते हैं अपने ऑफस्प्रिंग या फिर पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कभी कभी जब अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो क्या होता है कि पॉपुलेशन के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है रिसोर्सेज के लिए, तभी क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है या उसकी ग्रोथ उतनी तेज नहीं हो पाती। जैसे कि हमने देखा था बैक्टीरिया वाले, बैक्टीरिया में क्या था, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं था उनके बीच में, उनको बस क्या करना था, खाना था, ग्रो करना था और अपने आप को डिवाइड करना था या अपने जैसे बच्चे पैदा करने थे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना था। लेकिन अगर यही रिसोर्सेज क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक। आगे चलते हैं। Only some survive and grow at the cost of other that could not resist, वही सर्वाइव करेंगे जो बोल सकते हैं जो दूसरों को हटा दें, ठीक है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो यहाँ पे वही वाली स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो क्या करेगी, जिसके अंदर बोल सकते हैं कि क्षमता है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, क्या बोल सकते हैं। अगर नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो उसके अंदर क्या हो जा रहा है, वेरिएशन आ गया, या फिर नेचर उसे सेलेक्ट कर, वो फिटेस्ट है ज़्यादा, तो जो उसके नीचे वाली होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उसको हटा देगा और अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि किसी एक को मार के दूसरा वाला क्या कर रहा है, अपनी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। द नोवेल्टी एंड द ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ द डार्विन वॉज दिस, ही asserted that variation which are heritable and which make resources utilization better for few adopted to habitat better which enable only those to reproduce and leave more progeny, ठीक है। डार्विन ने किसकी बात की, वेरिएशन की बात की, कि कोई चीज़ ऐसा है जो इनहेरिट हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, वो चीज़ इनहेरिट हो रही है, वो वेरिएशन है, ठीक है। जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन के बीच में ही देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे, कोई एक जैसा नहीं है, हर कोई उनमें क्या हो, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने ये कहा और इन्होंने ये भी कहा कि जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो पॉपुलेशन अपने आप को नेचर में फिटेस्ट बना के रखेगा या अपनी सर्वाइबिलिटी को बना के रखेगा, वही क्या करेगा, आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगा और ढेर सारे अपने जैसे प्रोजेनी देंगे। मीन्स कि नेचर जिन्हें सेलेक्ट करेगा, जो नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो करेंगे। हेंस for period of time, many generation survivor will be leave more progeny and there would be a change in population characteristic and hence new form appear to arise, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी माता पिता होंगे अपने जैसे जो बच्चे प्रोजेनी दे रहे हैं उनमें वेरिएशन आ रही है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे जनरेशन तक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इस स्पीसीज के लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिसको नेचर सेलेक्ट कर लिया, जो बहुत फिटेस्ट है, वो आगे जब अपने जैसे बच्चे और पैदा कर रहे हैं या पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा और इसी वजह से क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा डार्विन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा मैकेनिज्म है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, हाउ डज स्पेशिएशन अकर, ठीक है, जो किस तरीके से ये वेरिएशन की ओरिजिन हुई, कैसे ये वेरिएशन हो रहा है और कैसे स्पेशिएशन होगा। देखिए, इवन दो मेंडल हैड टॉक इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंस द फिनोटाइप
डार्विन आइदर इग्नोर दीज ऑब्जर्वेशन और कीप इन साइलेंस। मेंडल पहले ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कोई ऐसी चीज है जो स्टेबल है, जो चेंज नहीं हो रही, जो माता पिता से कहाँ जा रही है, बच्चों में जा रही, उसे उस टाइम उन्होंने उसको कहा था फैक्टर, जिसको हम लोग अभी जीन कहते हैं। लेकिन इस बात को डार्विन ने इग्नोर कर दिया। डार्विन ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, फैक्टर वैक्टर वेरिएशन होता है, ठीक है। In the first decade of the 20th century, Hugo de Vries, based on his work on the evening primroses, brought forth the idea of mutation, large differences arising suddenly in a population. ठीक है, उसी टाइम 20th सेंचुरी में ही देखने को मिला कि एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी वरीज। इन्होंने अब काम कर रहे थे किस पे, इवनिंग प्राइमरोज पे काम कर रहे थे, और इन्होंने कहा नहीं, वेरिएशन से नहीं कोई इवोल्यूशन होता है, म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन ही कॉज कर रहा है इवोल्यूशन का, रीजन यही मैकेनिज्म है। और इन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन होता है ये लार्ज होता है, थोड़ा सा नहीं होता। डार्विन तो कह रहे थे वेरिएशन थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में क्या होते हैं, आगे क्या देखने को मिलेंगे हमको, और मॉडिफाइड में इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में ह्यूगो डी वरीज ने कहा नहीं, म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, म्यूटेशन क्या हो रहा है कि लार्ज डिफरेंसेस ला रहा है, सडनली अचानक होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको देखने को मिलेगा, नहीं, ये अचानक होगा। ठीक है, he believed that it is the mutation which causes the evolution and not a minor variation heritable that Darwin talked about। अब ये क्या कह रहे हैं कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, वो सडनली होता है म्यूटेशन। ठीक है, जो डार्विन बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा वेरिएशन की वजह से, जो कि हेरिटेबल है, जो माता पिता से बच्चों में आ रहा है, जो वेरिएशन हेरिटेबल है, ये डार्विन की बातें झूठ है। ये डार्विन जो बोले इसकी वजह से इवोल्यूशन नहीं हो रहा, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, Mutations are random and directionless, while the Darwin variation are small and directional। म्यूटेशन क्या है, रैंडम होगा, अचानक होगी पॉपुलेशन में, और डायरेक्शनलेस, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डार्विन क्या कहते हैं, वेरिएशन स्मॉल होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, फिर डायरेक्शनल होगा, कि अगर माता पिता में वेरिएशन आया तो बच्चों में होगा, फिर बच्चों से और इस तरीके से जाएगा। ठीक है, लेकिन ह्यूगो डी वरीज का कहना था कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, जो कि क्या है, रैंडम है और डायरेक्शनलेस, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, अचानक होता है, सडनली होता है। लेकिन डार्विन कहते हैं कि वेरिएशन की वजह से, एक छोटा सा माइनर वेरिएशन की वजह से, जो कि इनहेरिटेबल है, मींस इनहेरिट होता है, ठीक है, पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। आगे देखते हैं, इवोल्यूशन फॉर द डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल द डी वरीज बिलीव म्यूटेशन कॉजेज द स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड साल्टेशन, अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, जो इवोल्यूशन हो रहा है डार्विन के अकॉर्डिंग, ये बोलते हैं ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शनल है। ठीक है, वो भी क्या है, स्लो होगा, और किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएशन की वजह से हो रहा है, ऐसा डार्विन कहते हैं। लेकिन ह्यूगो डी वरीज कहते हैं नहीं, म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, जो रैंडम है, डायरेक्शनलेस है, और हाँ, स्पेसिएशन किस वजह से हो रहा है, साल्टेशन किसको बोलते हैं, कि सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन देखने को मिल गई। ये मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में आपको लार्ज म्यूटेशन देखने को मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साल्टेशन, यहाँ पे स्पीसीज बदल जाएगी, स्पेसिएशन हो जाएगा। ठीक, स्टडी इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट अबाउट सम क्लियरिटी, बाद में जब स्टडी की गई पॉपुलेशन के जेनेटिक्स में कि कैसे पॉपुलेशन में किस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, तो बाद में क्लेरिफाई हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एलील ऑफ अ जीन और लोकस। ठीक है, हम किसी भी गिवन पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन चाहे ह्यूमन की है, चाहे डॉग की, चाहे कैट की, किसी भी गिवन पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसी है, एलील की या जीन की, कहाँ पे प्रेजेंट है, उस लोकस को देखते हैं। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। और जो फ्रीक्वेंसी है एलील की, ये क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, हर जनरेशन में। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज यूजिंग द एल्जेब्रिक इक्वेशन। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को हम किस तरीके से समझेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन से समझेंगे। These principles say that the allele frequency in population are stable and is constant from generation to generation। ये प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो जीन है, मान लीजिए हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कि टॉल ये भी दिखाता है, टॉल ये भी दिखाता है, जीनोटाइप। ठीक है, ये टॉल के दूसरे एलील से, ये भी दूसरे एलील से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जीन पे क्या होंगे, इस तरीके के टॉल के भी एलील हो सकते हैं, इस टाइप वाले भी हो सकते हैं, या फिर कैपिटल टी। तो जो एलील की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, हर जनरेशन में बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, द जीन पूल, टोटल जीन एंड दियर एलील इन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। जो जीन पूल है, जीन पूल का मतलब ये है कि जीन पूल से याद रखिए जैसे स्विमिंग पूल होता है, पानी भरा होता है। ठीक है, तो जीन पूल में क्या होगा, तो यहाँ पे जीन की बात की जाएगी, टोटल जीन कितने हैं, टोटल एलील कितने हैं पॉपुलेशन में, ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द
जेनेटिक इक्विलिब्रियम इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया जा रहा है, चाहे जीन हो चाहे एलील हो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन फिक्स कर दिया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिल फ्रीक्वेंसीज 1, जितनी भी एलिल प्रेजेंट होंगी, जितनी भी जीन प्रेजेंट होंगी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, तब जाके दिखाएगी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम स्मॉल p स्मॉल q एक्सेट्रा। ठीक है, जो इंडिविजुअल की अगर हम किसी इंसान की देख रहे हैं, अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है p और q से रिप्रेजेंट किया है। डिप्लॉयड में देखते हैं, in a diploid p and q represent the frequency of the allele capital A and the allele small a। ठीक है, अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन हम लोग डिप्लॉयड है। ठीक है, इसमें देखेंगे जो p और q क्या है, ये तो क्या दिखा रही है, फ्रीक्वेंसी दिखा रही है। ठीक है, p और q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए। अब ये जो स्मॉल p और स्मॉल q किसकी फ्रीक्वेंसी दिखाएगी, जो एलील कैपिटल A है इनकी, और ये q वाला जो दिखाएगा एलील जो है स्मॉल a की। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एलील कैपिटल ए अगर डिप्लॉयड वाले फॉर्म में होगा, ए है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पी स्क्वायर होगी। ठीक है, दिस इज सिंपली स्टेट दैट इन अनदर वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एन एलील ए विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ P appear on the both chromosome of the diploid individual is simply the product of the probability of that is P square। ये सिंपली हमको दिखा रहा है कि अगर हम दो एलील लिए हैं कैपिटल ए तो ये सेम अगर हम फ्रीक्वेंसी उसका प्रोडक्ट स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको दिखाएगा। मिस हमको ये मैथमेटिकल वाले पार्ट पे लेके जा रहा है। सिमिलरली द एलील स्मॉल ए के लिए क्या है, क्यू स्क्वायर है। जो एलील हमने स्मॉल ए वाला लिया था, यहाँ इसकी अगर फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं, एंड ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए अगर एक साथ है तो ये मत सोचिए p और q होगा, नहीं, यहाँ पे 2p और q इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल ए होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी p स्क्वायर हो जाएगी, स्मॉल होगा तो इसकी q स्क्वायर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन जब आएगा तो यहाँ पे 2pq यहाँ पे इसकी एलील होगी, फ्रीक्वेंसी होगी इस एलील की। ठीक है, hence the p square plus 2pq plus q square a, this is a binomial expansion of the p plus q का whole square। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन एलील की सबका मिला के 1 होना चाहिए। p स्क्वायर का मतलब जो एलील कैपिटल ए होंगी, q स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्मॉल ए वाली दो एलील प्रेजेंट होंगी। 2pq का मतलब हो गया यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए मीन्स हेट्रोजाइगस वाली प्रेजेंट होंगी। तो हम इसको कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन देखने को मिला। एक फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में ही इनको भी लाया गया है। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसीज को भी लाया गया है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंसेस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। जब इन फ्रीक्वेंसी में हमें चेंजेस देखने को मिलेगी, अगर 1 नहीं आई, कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल गया कि इस वैल्यू से कुछ और दूसरी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ वेरिएशन हुआ है, कुछ डिफरेंसेस आया जिसकी वजह से अब आगे इवोल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड हार्डी-बिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट इज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंजेस कर दें, मीन्स फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंजेस हो गई या फिर हार्डी-बिंगर प्रिंसिपल की इक्विलिब्रियम में चेंजेस हो गए, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ इवोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ये जो वैल्यू है अगर इसमें क्या हो जाए, 1 से दूसरी कोई वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से अब आगे हो सके इवोल्यूशन होगा, वेरिएशन आएगा। आगे देखते हैं, अब कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हार्डी-बिंगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। 5 फैक्टर आर नोन टू बी अफेक्ट द हार्डी-बिंगर इक्विलिब्रियम। 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हार्डी-बिंगर इक्विलिब्रियम क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होगा। दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक डिफ्ट, तीसरा हो गया म्यूटेशन, फोर्थ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिफ्थ है
नेचुरल सिलेक्शन, पहला क्या है जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, ठीक है। जीन का माइग्रेशन हो रहा, मान लीजिए एक पॉपुलेशन यहाँ रही होगी, अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह चली गई, यहाँ पे फिर पॉपुलेशन बढ़ाई, तो ये क्या हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया या जीन फ्लो हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। म्यूटेशन, अगर जीन में चेंजेस हो गए जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे जब सेक्स रिप्रोडक्शन होगा, फैमिली यहाँ पे देखेंगे, जब पेरेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल टी ये टॉल है और यहाँ पे ये वाले डॉर्फ है, तो इनमें क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, जब गैमेट्स बनेंगे तो 50% कैपिटल टी वाले एलील आएंगे, 50% स्मॉल टी वाले आएंगे। जब इनका बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन वाले टाइम जब रिस्टोर होगा, जाइगोट बनेंगे, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हाइब्रिड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर जिसको सेलेक्ट करेगा। आगे देखते हैं एक एक करके। व्हेन द माइग्रेशन ऑफ अ सेशन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड द पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन। जब माइग्रेशन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉपुलेशन थी, ठीक है, यहाँ से चली गई दूसरी जगह पे, और यहाँ पे क्या कर रही है, अपने जैसे और लोगों को मतलब पैदा कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन का माइग्रेशन हो रहा है, जीन क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से देखने को मिलेगा जब जीन माइग्रेशन होगा या फिर जीन फ्लो होगा, इसमें देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलेशन है दूसरी जगह पे, वहाँ पे अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रही है, और जो ओरिजिनल उसकी जगह है वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई है उसकी, ठीक है। न्यू जीन एलिल आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। जो नई जीन होंगी, नई एलिल होंगी, वो कहाँ ऐड होंगी, नए वाले पॉपुलेशन में ऐड होंगी, क्योंकि यहाँ उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जहाँ ओरिजिनल था, जहाँ से आए हैं लोग, अब यहाँ तो इसका कुछ नहीं बचा, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे उनका जीन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो नई जगह होगी वहाँ पे जो जीन फ्लो होके गया है, जो वहाँ पे लोग, पॉपुलेशन के लोग जो वहाँ पे गए हैं, जब अपना बोल सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जीन होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ ओल्ड वाली जगह है वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ ओल्ड वाली जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, और नई वाली जगह पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं। देयर वुड बी जीन फ्लो इफ जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम, ठीक है। जीन फ्लो कब होगा, जब बार बार माइग्रेशन होगा। मान लीजिए यहाँ एक पॉपुलेशन थी, यहाँ से इस वाली जगह पे चली गई, फिर यहाँ से कहीं तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, मीन्स बार बार पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह, ये कहीं फिक्स नहीं है, इनको रहने का जगह नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को माइग्रेट करे, जिसकी वजह से इनका जो जीन है वो भी फ्लो हो रहा है। तो जिसकी वजह से जब मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाएगा, जीन फ्लो होगा या जीन माइग्रेशन होगा, इसकी वजह से अब देखिए क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है। इफ द सेम चेंजेस अकर बाई चांस, अगर यही चेंजेस बार बार क्या हो रही है, बाई चांस हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। मीन्स कि पहले जीन फ्लो होगा या जीन माइग्रेशन होगा, ठीक है, इसकी वजह से बहुत बार हो गया, ठीक है, ये चीज़ है, तो यहाँ पे जीन फ्लो हो गया या फिर जीन माइग्रेशन हो गया, लेकिन यही बार बार जीन फ्लो या फिर जीन माइग्रेशन बाई चांस हो जाए किसी नेचर के द्वारा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो, किसी का पॉपुलेशन हो, ठीक है, पहले क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थे, बाद में उनके प्रेडिटर आ गए, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन की स्पीसीज कुछ खत्म हो गए, फिर बढ़े, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से प्रेडेटर आ गए, फिर से उनकी स्पीसीज कम हो गई, फिर बढ़े, फिर मतलब बार बार ऐसा हो रहा है, जिनकी वजह से जो उनकी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जा रही है। अब डिस्टर्ब हो जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को शो करेगा, फिर ये अपने आप को इवॉल्व करेंगे, इवोल्यूशन होगा। पहले पॉपुलेशन ये थी, मान लीजिए, ठीक है, 100 लोग थे, समझिए, बाद में इनके प्रेडेटर आए, बचे सिर्फ कितने, 20 लोग, 80 लोग खत्म हो गए, फिर ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के फिर से 100 कर लिए, रिस्टोर कर लिए, फिर से इनके प्रेडेटर आए, फिर से इनको 10 कर दिए, इस बार और कम कर दिए, फिर से ये अपने आप को बढ़ा के 100 कर दिए, फिर से इनकी पॉपुलेशन में आके अटैक कर दिए प्रेडेटर। मीन्स की बार बार आके यहाँ पे इनकी जो जीन फ्लो है या फिर जीन में जो माइग्रेशन हो रहा है उसके जो फ्रिक्वेंसी है उनको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बाई चांस जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अब प्रेडेटर से उनको बचना है, अपनी स्पीसीज को उनको आगे बढ़ाना, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म उनको अपनाना ही पड़ेगा जिसकी वजह से प्रेडेटर अब उनको ना डिस्टर्ब करे, उन्हें उनकी पॉपुलेशन को कम ना करे, ठीक है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। सम टाइम द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट बिकम द डिफरेंट स्पीसीज, द ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चेंज हुआ है एलील की फ्रीक्वेंसी में, ये डिफरेंट हो जाती है। जब एक जगह से मान लीजिए यहाँ से दूसरी जगह गई, फिर दूसरे से तीसरी जगह गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिल गया, बार बार क्या कर रही है, अपनी जगह बदल रही है, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन क्या हो रहा है, बहुत बार हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो ओरिजिनल ड्रिफ्ट पॉपुलेशन है जहाँ से दूसरी जगह से आ रही है बार बार, तो एक जगह क्या हो जाएगी, फाउंडर इफेक्ट दिखाने लगेगी, फिर वहीं पे वो क्या करेगी,
अब वहाँ पे ही फिर से स्टेबलाइज करेगी, वो शुरुआत करेगी वहाँ पे पॉपुलेशन बनाना। तो इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग थे पॉपुलेशन में, यहाँ से शिफ्ट हो गए 50 लोग, फिर यहाँ 50 में से ही 20 लोग यहाँ पे आए, फिर आगे चल गए 10 लोग, फिर यहाँ से चले आए 2 लोग, 2 से फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 लोग, मेल और फीमेल तो चाहिए सेक्स रिप्रोडक्शन करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या किए, इन्होंने फिर से रिप्रोडक्शन किया अकेले, अब यहाँ पे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। तो इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सो दैट द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। हमने माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट किया, लैब में माइक्रोब्स को रखे, तो उसमें हमने देखा कि पहले हमने जब उसको नेचुरली खाने पीने का जो मीडियम दिया कोई दिक्कत नहीं, तो उसने खाया, फिर से अपने आप को डिवाइड किया। लेकिन जैसे हमने मीडियम को चेंज कर दिया, कुछ की क्या हो गई, डेथ हो गई, कुछ क्या करके सर्वाइव कर गए उस नेचर में। तो जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला कि नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर दिया है, और ये क्या दिखा रहा है, उनका नया फिनोटाइप। हम उनको कुछ दिनों बाद देखेंगे तो वो वेरिएशन जो उनकी स्पीसीज बढ़ी हैं बी वाले कैटेगरी की, जो अभी हमने देखा, उसमें देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद कि उनमें वेरिएशन आ गया, तो हमको फिनोटिपिकली वो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। कुछ जनरेशन बाद हमें स्पेसिएशन देखने को मिलेगा, 1 में नहीं, 2 में नहीं, कम से कम 10-15 हो जाएंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, स्पेसिएशन का मतलब कि स्पीसीज ने अपने अंदर सारे वेरिएशन या सारे बोल सकते हैं कि जो चेंजेस हैं नेचर के द्वारा वो अपने अंदर कहीं ना कहीं रिस्टोर कर रखे हैं, इनहेरिट कर रखे हैं। तो अब वो जो स्पीसीज बनेगी ना, तो उस टाइप की बनेगी कि जो नेचर में सर्वाइव कर जाए। Natural selection is a process in which heritable variation enable better survival, are enable to reproduce and leave greater number of progeny. Natural selection एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, वेरिएशन होता है किसी भी स्पीसीज में या किसी पॉपुलेशन में, जो क्या है, हेरिटेबल है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, जो क्या कर रहा है, बेटर सर्वाइव कर रहा है उस नेचर में, जिसकी वजह से जो बेटर सर्वाइव करेगा वो फिटेस्ट है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, रिप्रोडक्टिवली फिटेस्ट है, तो वो अपने जैसे और सारे बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट द वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और द वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू द जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन एंड एलील इन अ फ्यूचर जनरेशन। एक क्रिटिकल एनालिसिस हुआ कि अगर जो वेरिएशन म्यूटेशन के द्वारा आ रही है, ठीक है, या फिर वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन के द्वारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए, यहाँ पे जो बच्चा बना वो हाइब्रिड बना, ठीक है, इसके द्वारा आ रही है, या फिर ये कब होगा, गैमेटोजेनेसिस के टाइम होगा, कि गैमेट में क्या होगा कि अगर मेल या फीमेल है तो उनके जो एलील होंगे वो क्या होंगे, गैमेट्स में 50-50% जाएंगे, तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, और जब जीन फ्लो हो रहा है या जीन ड्रिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है या एलील है, ये क्या होगी, फ्यूचर में चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। Coupled to enhance reproductive success, natural selection make it a look at a different population। ठीक है, जो कपल्ड है वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, सक्सेस है, जो रिप्रोडक्शन करेगा, जो उनके बच्चे होंगे उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से नेचर उन्हें सेलेक्ट करेगा, और फिर ये क्या दिखाएंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन दिखाएंगे। उनके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन का मतलब ये है कि नेचर सेलेक्ट करने का मतलब क्या होगा, कि जैसे क्या होगा कि यहाँ पे हमने जैसे बैक्टीरिया लिया था, ए वाले में क्या था कि सब कुछ हमने नेचुरली दिया, जैसे ही हमने बी वाला मीडियम दिया, मतलब कि यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस कर दिया। जब बी वाले कंडीशन में देखा, जो एडवर्स कंडीशन थी, कुछ ही बैक्टीरिया सर्वाइव करे, कुछ की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब जो बी वाले जो सर्वाइव किए, अपने आप को पहले सर्वाइव करेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, नेचर फिर सेलेक्ट हो जाएंगे, नेचर सेलेक्ट करेगा, फिर इनकी आदत हो जाएगी, अपने आप को एडॉप्ट कर लेंगे, फिर अपने जैसे और जो यहाँ पे बैक्टीरिया बनाएंगे, अपनी पॉपुलेशन बनाएगी, ये क्या करेगी, आगे चल के ग्रो करेगी, इनमें क्या होगा, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन बी लेड स्टेबलाइजेशन इज विच मोर कैरेक्टर एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यू। नेचुरल सिलेक्शन 3 यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे, पहला स्टेबलाइजेशन होगा, दूसरा डायरेक्शन होगा, तीसरा होगा डिस्ट्रप्शन। ठीक है, 3 टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। स्टेबलाइजेशन में क्या होगा कि वो कैरेक्टर जो, मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं एक हाइट का, कोई लंबा है, ठीक है, टॉल है, कोई डॉर्फ है, कोई बीच का मीडियम साइज का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो इंडिविजुअल मीन एक्वायर्ड करेंगे बीच वाला कैरेक्टर, ठीक है, जो मीन वाला कैरेक्टरिस्टिक हो उसको एक्वायर्ड करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइजेशन हो जाएंगे। आगे चलते हैं। डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू। मान लीजिए हमने हाइट का एग्जांपल लिया है, कोई टॉल है, कोई डॉर्फ है, बीच वाला मीडियम साइज का है। अब यहाँ पे मीडियम साइज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है, लेकिन मान लीजिए कि उस पॉपुलेशन में सब टॉल ही हो रहे, डॉर्फ कम है और जो बीच वाले हाइट के वो भी कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का ग्राफ है ना, एक साइड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू मीन कैरेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। फिर है
दूसरा डिस्ट्रप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल कर्व। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रप्शन है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल होंगे एक्वायर्ड करेंगे दोनों, जैसे हमने टॉल, डार्फ और मीडियम साइज का लिया था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि टॉल वाले भी उतना है, डॉर्फ वाले भी इतना। मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 40 लोग हैं ये क्या है, टॉल हैं, ठीक है, 40 लोग क्या हो गए, डार्फ हो गए, बीच में जो 20 लोग हैं मीडियम साइज के लोग हैं, ठीक है, 20 लोग। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा कि यहाँ पे टॉल भी उतने हैं जितने डॉर्फ हैं, बीच वाले जो होंगे मीडियम साइज के वो कम लोग हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो पेरिफेरल में आ जाएंगे और एज कम्पेयर टू मीन कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक बार ग्राफ देख लीजिए, ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, यहाँ पे इंडिविजुअल हैं फिनोटाइप के अकॉर्डिंग बाहर के, ठीक है। ये क्या फिनोटाइप्स फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे जो फिनोटिपिक आपको देखने को मिलेगा ये नेचुरल सिलेक्शन द्वारा होगा। मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, यहाँ पे जो मीडियम साइज के इंडिविजुअल हैं उनके लिए फेवर्ड है। इस तरीके से ग्राफ बनाओ। अब देखिए 3 हो सकते हैं, ये स्टेबलाइजर हो गया, दूसरा डायरेक्शन हो गया, तीसरा बोल सकते हैं डिस्ट्रप्टिव मिलेगा, ठीक है। अब स्टेबलाइजिंग में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, टॉल हो गया, डॉर्फ हो गया, हमने जैसे हाइट लिया, मीडियम साइज का बीच वाला हो गया, एक्वायर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो टॉल होगा एक्वायर्ड कर सकते हैं, डॉर्फ भी एक्वायर्ड, लेकिन जो मीडियम होगा, मीडियम साइज का मतलब क्या होगा कि ये मीन वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे ग्राफ आके रुक रहा है कि ज्यादा करके टॉल भी नहीं है ना ज्यादा डॉर्फ है, लेकिन ज्यादा करके मीडियम हाइट के लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीक ग्रेटर द हायर एंड नैरोअर, मीन्स अब ये एक्वायर्ड वैल्यू की जगह मीन वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, मीन कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। अब देखते हैं डायरेक्शन में, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, मान लीजिए टॉल थे, डॉर्फ थे, ठीक है, बीच में कौन थे, मीडियम साइज, तो यहाँ पे जो मीन साइज है या फिर बोल सकते हैं मीन कैरेक्टर जो बीच वाले हाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ डायरेक्शन में कि टॉल ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू मीडियम साइज के लोगों को और एज कम्पेयर टू डार्फ, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन में ज़्यादा टॉल हो रहे हैं तो एक साइड क्या हो जाएगा, ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ हम लोग इसमें देख रहे थे कि यहाँ पे जो मीन कैरेक्टर लोग ज़्यादा थे, मीन्स मीडियम साइज के जो लोग ज़्यादा थे उनको प्रेफरेंस दे रही थी स्टेबलाइजिंग में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा कि जो कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, अगर टॉल वाले ज़्यादा हो गए तो उधर ग्राफ शिफ्ट हो गया, अगर डॉर्फ वाले ज़्यादा हो गए तो उधर हो गया, लेकिन यहाँ पे मीडियम साइज के लोगों की बात नहीं की गई है। अब देखते हैं डिस्ट्रप्टिंग में, यहाँ पे 2 पीक फॉर्म, यहाँ पे 2 पीक तब फॉर्म होगा जब हम बोल सकते हैं कि जो बीच वाले जो मीडियम साइज के लोग कम बन रहे हैं, टॉल ज़्यादा हैं और उतने ही बराबर डॉर्फ हैं यहाँ पे, और मीडियम साइज के लोग कम है, तो इसका मतलब टॉल और डार्फ को ज़्यादा उधर ग्राफ मूव करेगा ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे पीक ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू बीच वाले मीन कैरेक्टर को, ठीक है। जो मीन कैरेक्टर, बार बार ये शब्द आ रहा है मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों लोगों का बीच का, अगर कोई टॉल जैसे मान लीजिए है और यहाँ पे डॉर्फ है तो इनके बीच का जो हाइट होगा ये दिखाएगा मीन कैरेक्टर, ठीक है। अगर मीन कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टेबलाइजिंग वाला ग्राफ दिखाएगा। अगर टॉल कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीन कैरेक्टर के या फिर डॉर्फ के, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाएगा। ये भी हो सकता है डॉर्फ वाले ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू टॉल और मीन वाले से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे टॉल और डॉर्फ दोनों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीन कैरेक्टर वैल्यू से, मीन्स मीडियम साइज से, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रप्टिव ग्राफ दिखेगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ये नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने नई एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ या किसी डायग्राम में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं उसका जवाब दूंगी। बाकी की कल और एक क्लास लगेगी, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आज अगर कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।